तो स्टार्ट करते हैं गाइस फिर सेशन के साथ। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ईएमटी रिवीजन का, राइट। और इस पर्टिकुलर सेशन में गाइस हमारा फोकस इसके ऊपर रहेगा, डायपोल के ऊपर रहेगा। पहले एक पोटेंशियल क्वेश्चन उसको करेंगे, उसके बाद फिर हम डायपोल की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। डायपोल के गाइस हमारी दो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारा पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा फोकस भी उन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा। हालांकि तो हमने कंप्लीट डिटेल कोर्स किया था, तो वहां पर हमने टॉर्क फोर्स के ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी की बातें की थी, लेकिन उससे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर ज्यादा देखे नहीं गए हैं, ठीक है। जो ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं वो तुम्हारे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आते हैं। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी वाले केस की, उसको हम बाद में भी कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस रहेगा आज के सेशन के अंदर वो क्या है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पहले करते हैं पोटेंशियल क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे उस पर, ठीक है। देखो इस पोटेंशियल का क्वेश्चन कैसा है। हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। हमारे पास क्या एक डिस्क है, ये मेरे पास डिस्क रही। इसके मेरे को क्या करना है, इसके पेरिफेरी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इसके पेरिफेरी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो गाइस ये क्वेश्चन जस्ट एक लिमिट्स का भी है समझने के लिए, ठीक है। देखो पोटेंशियल एट द पेरिफेरी या फिर बाउंड्री ऑफ द डिस्क। लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है। और ये पूरी डिस्क है जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है। इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा के डी क्यू बाई आर से, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल निकलेगा हमारा के डी क्यू बाई आर से। अब गाइस जो ये वाली टाइप की इंटीग्रेशन होती है ना, ये होती है हमारी ओवर द ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास दूसरे वाली थी, जो ई डॉट डी आर वाले से हम कर रहे थे, उसमें हम चार्ज पार्टिकल को मूव करा करके लेकर आ रहे थे, राइट। तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। तो वहां पर हमारे पास थी रेफरेंस से सम पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ओवर द ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो रही होगी। क्योंकि हम यहाँ पर क्या मानते हुए चलेंगे कि लेट्स से कि मेरे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ऐसे, ये मेरे पास यहाँ पर चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा सम, फिर इसकी वजह से यहाँ पर सम पोटेंशियल आएगा, और ऐसे मेरे पास यहाँ पर काफी सारे चार्जेस बैठे हैं, है ना। पॉइंट चार्जेस काफी सारे बैठे हैं, स्मॉल चार्ज डी क्यू, राइट। काफी सारे ऐसे स्मॉल चार्जेस हैं जो यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल दे रहे होंगे, उनको जस्ट हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर काफी सारे हैं और कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ, इस समीशन को मैं इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा होगा वो इस सरफेस के ऊपर हमारा हो रहा होगा, जो डिस्क है, स्फीयर नहीं है, डिस्क है, ठीक है। फिर के लिए भी निकाल सकते हो सेम वे से, कोई दिक्कत नहीं है सच, राइट। लेकिन अभी हम जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं वो डिस्क के केस के लिए करने वाले हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिस्क और स्फीयर में क्या फर्क आएगा, डी क्यू का फर्क आएगा। अगर मैं डिस्क की बात करता हूं तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं स्फीयर की, तो सिग्मा रो साथ में डी वी हो जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। अब क्योंकि मैं डिस्क के लिए करने वाला हूं तो ऊपर वाला यूज कर लूंगा। अगर तुम स्फीयरिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो नीचे वाले के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन जो टाइप रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। बस वहां पर ये कि इसके अंदर थोड़ा सा और दिक्कतें रहेंगी हमारे सामने, इसके अंदर थोड़ी कम दिक्कतें हैं डिस्क के, ठीक है। तो हम डिस्क के ऊपर यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर गाइस जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सिमिट्री नहीं है हमारे पास, ठीक है। इधर हमारे पास सिमिट्री नहीं है। अगर इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और आधे तुम यही गलती करके भी आओगे अभी भी, ठीक है, कि एग्जाम के अंदर बैठ करके तब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे माइंड में तो रहेगा कि तुम कैलकुलेशंस के ऊपर कर रहे हो, लेकिन तुम सोल्व इसके लिए कराओगे, इस सेंटर पॉइंट के, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पेरिफेरी के ऊपर निकालना है। यहाँ पर डिपेंडेंट लिमिट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट लिमिट्स का क्वेश्चन, राइट। कैसे है, आओ समझते हैं इस चीज। अब देखो गाइज, यहाँ पर चीज को ध्यान से देखना। अपने पास एक एलिमेंट यहाँ पर ही बैठा है, यहाँ से यहाँ तक की आर की वैल्यू ये रही। एक एलिमेंट यहाँ पर ही बैठा है, क्या दोनों के दोनों यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर है इसकी, यहाँ पर आर की सम अलग वैल्यू है, यहाँ पर आर की सम अलग वैल्यू है। तो जैसे जैसे मेरे पास एंगल बदलेगा, एंगल लेट से ये एंगल थीटा है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं थीटा को। तो इधर आर की वैल्यू अलग है, इधर आर की वैल्यू अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो आर की वैल्यूज क्या यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर आर कांस्टेंट नहीं है हमारा, आर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो अगर आर की वैल्यू अलग अलग है, इसी की वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्या, कि हमारी डिपेंडेंट लिमिट्स हैं, कि मेरे पास जो आर है वो क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, राइट। डिपेंडेंट लिमिट्स हमारे पास यहाँ पर हो चुकी हैं।
तो ये हमारे पास यहाँ पर है डिपेंडेंट लिमिट्स। तो अब जस्ट इस चीज का यूज किया जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर जो आर की लिमिट है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करवा लिया जाएगा। डी क्यू को पुट किया जाएगा सिग्मा डी ए, ठीक है, डी क्यू क्या है, सिग्मा डी ए है, यानी कि डी ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर सिग्मा आर डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि लिमिट्स हमारे पास यहाँ पर ये नहीं होंगी इस बार, 0 से कैपिटल आर और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई, ये लिमिट्स हमारी नहीं होंगी यहाँ पर इस बार, ये लिमिट्स नहीं होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होंगी, आओ समझते हैं। देखो फिगर को, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2r है। अगर मैं ऐसे डाल दूं, एक डायमीटर है, यहां से लेकर यहां तक का डायमीटर है, तो क्या ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक डायमीटर किसी एक पॉइंट के ऊपर ऐसे डालता है तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 8th क्लास में आती है प्रॉपर्टी मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो अपने सॉरी 9th में शायद से, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल अपने पास ये, ठीक है। ओके नाइस। तो 90 डिग्री एंगल हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इस थीटा का को लूंगा मैं और इस 2r cos थीटा कर दूंगा। जो ये वाली साइड है ना, ए से पॉइंट बी बोल लो इसको, इसको पॉइंट सी बोल लो। तो जो मेरे पास यहाँ पर ए बी है ना, वो क्या हो जाएगा, ए सी cos थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया यहाँ पर, ए सी की वैल्यू क्या है, 2r cos थीटा है, ठीक है। अब गाइस थीटा के ऊपर मैंने निकाल लिया आर का रिलेशन। अगर तुम देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है आर इधर जा रहा है, ऐसे यहां पर जाएगा तो थीटा बदला तो आर बदल जाएगा। तो यहां पर थीटा और आर को मैं रिलेट कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आर की मेरे पास क्या है, अपर लिमिट है, राइट। तो आर की क्या है, अपर लिमिट है। तो इस आर की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, 2r cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक दो पॉइंट के ऊपर मैं निकाल के दिखा देता हूं। लेट्स से इसी पॉइंट की मैं यहां पर बात कर लूं, या पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना चाहता हूं यहां से यहां तक, तो एंगल 0 होना पड़ेगा थीटा को, राइट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2r cos 0, 2r, तो आ गया अपने पास वही 2r, यहां से लेकर यहां तक का 2r डिस्टेंस है। ऐसे अगर मैं इसी पॉइंट की बात करना चाहता हूं यहीं पे, तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है। या इससे जस्ट ऊपर की बात कर लो ऐसे, तो अपने पास जस्ट क्या है, π/2 है, राइट। तो एंगल अगर यहाँ पर π/2 है तो cos π/2 पुट करो, क्या हो जाएगा, 0। तो इसी पॉइंट के ऊपर क्या है, 0 वैल्यू है, और वो है भी। तो हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें क्या सही है। ऐसे तुम यहाँ पर इसके लिए भी निकाल के देख सकते हो, इस पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल के देख सकते हो। ये वाला है तुम्हारे पास एंगल π/4 बना रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली निकाल के देखोगे तो हम तुम्हारा मैच कर जाएगा वो वाला भी, ठीक है। तो हमारे पास जो आर की लिमिट है वो क्या है, ये आई है। तो इन लिमिट्स के ऊपर यहाँ पर खास ध्यान देना है, ये क्या है, डिपेंडेंट लिमिट्स हमारे पास ये, ठीक है। 0 से 2r cos थीटा, 0 से 2 पाई। अब जस्ट क्या करवा लेना, इसको सोल्व करवा लेना है, राइट। हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व। तो आप फिर कर लेते हैं, ये सिग्मा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर, इसका इंटीग्रेशन, आर से गया आर, सिग्मा अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा क्या अपने पास कांस्टेंट है ना। अपने पास आएगा आर, साथ में आएगा डी थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वजह से मैं पहले तो आर का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2r cos थीटा, है ना। उसके बाद अपने पास डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा इस तरह से ऐसे। ये सिग्मा तो कांस्टेंट था तो बाहर आ चुका, इसके साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पर 2r cos थीटा आ जाएगा -0, तो 2r cos थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसे। तो के सिग्मा आएगा, 2r आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। लिमिट्स की बात की जाए, थीटा की लिमिट तो मैंने बात ही नहीं की, थीटा की तो मैंने चेंज ही नहीं करवाई। तो गाइस थीटा की लिमिट्स देखो क्या होंगी, थीटा की लिमिट्स कैसे होंगी, वो तो होता कंप्लीट सर्कल की, अगर मेरे पास सेंटर पॉइंट होता और मेरे को कंप्लीट ऐसे देखना होता तो जाता 0 से 2 पाई। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है थीटा की लिमिट, राइट। अपने पास ओरिजिन पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट देखो, ऊपर आ रहा है ऐसे +π/2, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे -π/2। तो +π/2 से -π/2 तक की लिमिट है मेरे पास। यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक जाएगा। भाई ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा π/2 के कोरस्पॉन्डिंग। वहां पर π/2 पुट करके देख लो, आर की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो π/2 पॉइंट है, π/2 भी और -π/2, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाता हूं तो +π/2, नीचे की तरफ जाता हूं तो -π/2। तो इधर से इधर तक की लिमिट है, तो -π/2 से +π/2, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिमिट है थीटा की। तो -π/2 से +π/2 लिमिट आएगी अपने पास, -π/2 से लेकर के +π/2। तो लिमिट्स के ऊपर गाइस
खास ध्यान देना है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए एस लिमिट्स होंगी पेरिफ्री के लिए, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि यहीं पे ही काम आए, तुम्हें कहीं और भी काम आ सकता है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में काम आ सकता है, ठीक है। तुम्हें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में काम आ सकता है किसी चीज की, तुम्हें यहाँ पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने में काम आ सकता है, हो सकता है कि तुम्हें डेंसिटी वेरिएबल दे दी जाए, ठीक है। तो उस केस में मैटर ये करता है ना कि ओरिजिन भी कहाँ पर प्लेस है। अब तुम्हें बोल दिया जाए कि मेरा एक एक डिस्क है वो यहाँ पर प्लेस है और इसकी डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा हो तुम्हें आर के साथ, और आर तुम्हारा यहाँ से मेजर हो रहा है, आर इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है क्योंकि तुम, तो इसका टोटल चार्ज निकालना होगा, तब भी उसके अंदर एक चीज काम आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा किसी के अंदर भी यूज किया जा सकता है वाला। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। एक्सप्रेशन जो है वो बदल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि तुमसे पोटेंशियल, हो सकता है चार्ज, हो सकता है मास, कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो यहाँ पर जो लिमिट्स का खेल है वो समझना जरूरी है कि लिमिट्स कैसे डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट लिमिट्स थी तो वो ऐसे हैं अपने पास, राइट। ओके, तो अपने पास यहाँ पर आया साइन थीटा, राइट, और -π/2 से +π/2 हमारी लिमिट जाएगी यहाँ पर ऐसे, ओके। डाल लो वैल्यू, निकाल लो आंसर। तो अपने पास आ जाएगा k सिग्मा, साथ में 2r आ जाएगा, और साइन π/2 माइनस माइनस साइन π/2, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 साइन π/2, यानी कि जस्ट 2 आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 4π/0, साथ में 2π, और 2 यहाँ से भी आया तो 4π बन जाएगा, तो 4π से 4π गया, अपने पास बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गाइस एक हमने आर छोड़ा कहीं पे, एक तो ये आर छोड़ दिया हमने, और कुछ भी छोटा क्या हमारा, सिग्मा आर बाय पाई कहाँ से लेके आया मैं ऊपर, पाई तो नहीं है ना गाइस। देखो यहाँ पे मैंने गलती की है कि आर की जगह पर मैंने पाई लिख दिया था पहले, ठीक है। आर को लिखना भूल गया और आर की जगह पर पाई लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई नहीं है ये, ओके, जस्ट ये आर था इधर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा सिग्मा आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पाई। तो ये मेरा यहाँ पर पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा है पेरिफ्री के ऊपर पोटेंशियल, दैट्स ऑल, ओके। सिग्मा डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन। कोई डाउट हो किसी को, फोकस हिल रहा है, okay? कोई नहीं हिलेगा। ये π/2 तक रीच करेगा, r = 0 π/2 वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर π/2 तक रीच नहीं करेगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, लिमिट्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, कहीं पर भी काम आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोल दिया, मास चार्ज कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप फिर आगे की बात करते हैं हम। तो गैस अभी जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे पहले। तो डायपोल मोमेंट गैस क्या होती है। जितने भी तुम्हारे पास चार्जेस हो, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में हमने सिर्फ दो चार्जेस के लिए पढ़ रखा होता है, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, और डायपोल मोमेंट हम लिख देते थे उसकी, ठीक है। कैसे करते थे कि एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है ना। और डायपोल मोमेंट हम डिफाइन कर देते थे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से टू वे डिस्टेंस इसके बीच में, तो टू वे साथ में चार्ज, हो गया अपना काम डायपोल मोमेंट का, यही करते थे, ठीक है। और नेगेटिव से पॉजिटिव हमारी डायरेक्शन होती थी, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस आई कैप। तो ये क्या होता है हमने क्लास 12 के अंदर पार्ट डायपोल मोमेंट का, कि अपने पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और डायपोल मोमेंट हम ऐसे लिख लेते थे, राइट। अभी गाइस यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एक तो काफी सारे चार्जेस दे रखे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, ठीक है। हो सकता है कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो और उसके डायपोल मोमेंट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो भी हम यहाँ पर उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आप देखो कैसे,
अपने पास लेट्स से गाइस ये ओरिजिन पॉइंट है वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट है मेरे पास लेट्स से माइनस ए, ये वाला पॉइंट है मेरे पास ए माइनस ए, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है -ए, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के ऊपर लेट से चार्ज क्यू है, इसके ऊपर माइनस क्यू है, इसके ऊपर लेट से माइनस क्यू है, इसके ऊपर लेट से क्यू पॉइंट, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, आओ समझते। अपने पास यहां पर जो डायपोल मोमेंट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आर वेक्टर साथ में क्यू। गाइस यहां पर मैंने वेक्टर बनाया है, ध्यान रखना है इसका, क्या बनाया, वेक्टर बनाया, ठीक है। तो यहां पर मेरे को हर एक चार्जेस की क्या करनी पड़ेगी, मेरे को पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई पे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है और ऐड करवाना है, एंड दैट्स इट, इतना ही काम है, ठीक है। तो आओ 1 बाय 1 चारों चार्जेस के लिए करवा लेते हैं। समीशन आई का मतलब कि जितने भी चार्जेस हैं हर एक के ऊपर रन होगा, तो यहाँ पर 4 चार्जेस है ना, तो चारों के ऊपर जाएगा, ओके। तो आप देखो कैसे आएगा। तो अपने पास जो डायपोल मोमेंट आएगी वो ऐसे आएगी। पहले इस चार्ज को पकड़ते हैं माइनस क्यू वाले को, तो माइनस क्यू आया। फिर अपने पास यहाँ पर वेक्टर क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर वेक्टर है, प्लस यूनिट वेक्टर नहीं है, पूरा पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो कंप्लीट आएगा, कोई इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। एज इट इज का एज इट इज पोजीशन वेक्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए आई कैप आएगा प्लस में ए जे कैप आएगा, ऐसे आ गया। अगले के ऊपर मूव कर जाओ। लेट्स से इस चार्ज को पकड़ लेते हैं, तो क्यू चार्ज है, माइनस ए आई कैप है, प्लस में ए जे कैप है। फिर इस तीसरे चार्ज के ऊपर आ जाओ जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो माइनस क्यू चार्ज है, साथ में माइनस ए आई कैप है, माइनस ए जे कैप है। प्लस में चौथे चार्ज की बात कर लेते हैं, तो जस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन वेक्टर एंड दैट्स ऑल। ऐड करवा लो, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम है। ये डायपोल मोमेंट आ गई तुम्हारी, सिंपल, ठीक है। तो देख लो यार, आई कैप में पहले तो क्यू को कॉमन निकालो सारे से, क्यू ए को, ठीक है। तो क्यू ए को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, फिर प्लस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गया प्लस 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 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये अपने पास आया। तो ये वाला आई कैप इस वाले आई कैप के साथ गया, ये वाला जे कैप, एक जे कैप नेगेटिव और आना चाहिए था, अपने पास यहाँ पर जीरो आएगी ना, डायप्लोमेटिक जीरो आएगी। गलती की, रुको गाइस एक मिनट, तो यहाँ पे गलती की गाइस मैंने, देखो इधर माइनस था ना, ये वाला माइनस था, तो ये वाला भी तो माइनस है ना, ये माइनस जी क्या पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ गया और इस प्लस के साथ गया, फिर ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ गया, ऐसे ये वाला ही इसके साथ गया। तो यहाँ पर ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या आ चुकी है, जीरो आ चुकी है, क्या आ चुकी है, जीरो आ चुकी है। और मैं क्यों कह रहा था कि डायरेक्टली जीरो आएगा, मैंने कैसे देख के बता दिया, देखो इधर, ये तो है मैथमेटिकल वे, ठीक है। जीरो तुम देख सकते हो खाली फिगर देख करके भी, ठीक है, जीरो है कि नहीं है। देखो कैसे, डायपोल मोमेंट जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से इधर जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से इधर जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट आएगी वो इस वाले से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म। तो डायपोल मोमेंट जीरो हो गई। ऐसे अगर तुम ऐसे एक्स डायरेक्शन में देखना चाहो, नेगेटिव से पॉजिटिव ये रही, नेगेटिव से पॉजिटिव ये रही, ठीक है। तो यहाँ वाले डायपोल मोमेंट इस वाले डायपोल मोमेंट को काट देगी, तो ओवरऑल यहाँ पर जीरो ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट आनी ही नहीं थी, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जस्ट फिगर देख के मैं बता सकता हूँ कि डायपोल मोमेंट मेरी जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि जो ये चीज़ है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगी। तो ये अपने पास यहाँ पर है ऐसा, ठीक है। कर लो नोटिस चीज को, फिर आगे की बात करते हैं। और कैसे ऐसे कोई भी शेप दी जा सकती थी, ठीक है, और उसके लिए करना यही काम था वहाँ, राइट। अब देखो गाइस अगला काम करते हैं। देखो एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर तुम्हारे पास क्या हो, समीशन ऑफ चार्जेस 0 हो, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट तुम्हारी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिख लो और या रेफरेंस लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास डिपेंड नहीं करता कि हमारा ओरिजिन कौन सा है, कब, अगर टोटल चार्ज क्या हो 0, सिर्फ तभी, ठीक है। अगर टोटल चार्ज 0 नहीं हुआ तो फिर मैटर करता है कि हमारे पास कहाँ से मेजर कर रहे हैं। इस चीज़ का तुम बड़े आराम से प्रूफ देख सकते हो। 12th क्लास के ऊपर चलते हैं। अपने पास माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ओरिजिन लो एक बार, टोटल चार्ज इसमें 0 है ना, टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर 0 है ना, तो अगर तुम यहाँ पर इसको ओरिजिन मानते हो डायपोल मोमेंट निकालोगे, देखो कैसे आएगी। प्लस क्यू चार्ज ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स आई कैप, तो प्लस क्यू कैप, साथ में इसका डिस्टेंस मान लो ए है यहाँ पर, और ये माइनस ए है, और ये 0 0 है, ठीक है। तो अपने पास आएगा ए आई कैप ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड चार्ज है माइनस क्यू, और इसका क्या है माइनस ए है ना, तो अपने पास यहाँ पर माइनस ए आई कैप ऐसे, राइट। तो अपने पास क्या गया 2qa आई कैप आ गया ऐसे, ये क्या है डायपोल मोमेंट है। तो ये निकाली तुमने पहले तरीके से, ठीक है। तब तुमने ओरिजिन को यहां पर माना, राइट। ऐसे काम करो, दूसरे कलर से शो कर रहा हूं मैं। अब एक बार इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ये सेकंड ले रहा हूं मैं एग्जांपल, ठीक है। अभी मैंने इसको ओरिजिन लिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। अगर इस वाले पॉइंट को ओरिजिन लेता हूं तो मेरे पास डायपोल मोमेंट देखो क्या आएगी, अपने पास आएगी, इस ये वाला चार्ज तो यहीं पे प्रेजेंट है, तो माइनस क्यू तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में क्यू चार्ज पॉजिटिव वाला, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया 2a हो गया ना, तो ये 2a हो गया, है ना। तो 2a साथ में आई कैप, तो क्या अभी भी 2qa आई कैप आया, एग्री कर रहे हो, है ना। ऐसे अगर मैं इस वाले पॉइंट को भी ले लूंगा ओरिजिन, तब भी सेम आएगा, मैं इस वाले पॉइंट को ले लूंगा तब भी सेम आएगा। अगर निकालोगे ना वेक्टरली तो बड़े आराम से इस चीज को प्रूव कर सकते हो, किसी भी रैंडम पॉइंट पे चूज कर लो, इट डजंट मैटर। अगर टोटल चार्ज तुम्हारा 0 है तो हमारे पास डायपोल मोमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर समीशन ऑफ चार्जेस का होता है 0 होता है, तो डायपोल मोमेंट डजंट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इसको यहां पर ध्यान रखना, राइट। और इसको है ना हम ऐसे मोनोपोल मोमेंट भी बोल देते हैं, मोनोपोल मोमेंट, समीशन ऑफ क्यू को, ठीक है। तो अगर इन केस क्वेश्चन में आ जाए कि मोनोपोल मोमेंट फाइंड करनी है, तो जस्ट वहां पर क्या आएगा, समीशन ऑफ चार्जेस निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं। क्या निकालना है, जस्ट समीशन ऑफ चार्जेस निकालना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर मोनोपोल मोमेंट है, समीशन ऑफ चार्जेस, जितने भी तुम्हारे पास चार्जेस उनका सम निकाल दोगे, दैट्स इट, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, देखो ये है टीएफआर का क्वेश्चन, सीधा सीधा, ठीक है। टीएफआर का क्वेश्चन है, कंसिडर टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द पॉइंट्स a0 and minus a0 in the plane as shown in the figure on the right. If the origin is moved to point xy, the magnitude of the dipole moment of the origin, the dipole moment of the given charge distribution with respect to this origin will be. तो गाइस यहाँ पर क्या किया गया कि पहले ओरिजिन मेरे पास यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन अभी जो ओरिजिन है वो यहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। तो एक्स वाई के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन अब यहाँ पर है तो अब हमें बताने कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है, सिंपल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अगर आंसर की बात की जाएगा इस, तो चार्ज विद सिस्टम वैसे जो भी थोड़ी देर पहले देखा था, दो चार्जेस दे रखे हैं, है ना, डायपोल मोमेंट निकालनी है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है हमारे पास डायपोल मोमेंट, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, राइट, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है किसी भी ऑप्शन में, राइट। तो यहाँ पर सिंपली जस्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात आती तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना डायपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है। तो अपने पास -2qa आई कैप हो जाता है, दैट्स ऑल। तो ये क्या है डायपोल मोमेंट है हमारी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास वो क्या है करेक्ट है। तो ये था टीएफआर का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन जो सभी को क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर।
तो इसमें देखो क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट r cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखी है, बट ये क्वेश्चन नहीं करवाना था गाइस अभी, होल्ड ऑन, दूसरा क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो ऑफ r हैज जीरो नेट चार्ज। हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेट्स से ये अपने पास है, यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, डेंसिटीज की फंक्शन ऑफ आर दे रखी है, और इसके पास जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है, यानी कि समीशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज ऐसे डी क्यू, या अगर डिस्क्रीट चार्ज होता है तो समीशन ऑफ क्यू। ये तो कुल मिला के मोनोपोल मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या दे रखा है तुम्हें, यहाँ पर जीरो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर द आर्बिट्ररी चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। अब इनमें से हमारी यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ओनली मोनोपोल मूवमेंट इज जीरो। सेकंड ऑप्शन है मोनोपोल एंड डायपोल मोमेंट आर जीरो। थर्ड ऑप्शन है ओनली द डायपोल मोमेंट इज जीरो। फोर्थ ऑप्शन है मोनोपोल एंड द डायपोल मोमेंट आर नॉन जीरो। ठीक है, अब गाइस देखो सबसे पहले ये समझो, हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, एक तो कि मेरे पास यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ आर है, पहली बात तो ये, यानी कि थीटा और फाई की डिपेंडेंसी नहीं है, थीटा और फाई की डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। अगर कांस्टेंट आर की मैं बात करता हूँ तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, एट कांस्टेंट आर डेंसिटी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो क्या है, जीरो है। क्या है, टोटल चार्ज जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि अंदर वाला चार्ज नेगेटिव हो, बाहर वाला चार्ज पॉजिटिव हो, इस तरह का कुछ सिस्टम हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो, बाहर वाला चार्ज नेगेटिव हो, किसी भी तरह का सिस्टम हमारा हो सकता है, राइट। तो लेट्स से कि मैं मान लेता हूं कि अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है, बाहर वाला चार्ज पॉजिटिव है, राइट। मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है, बाहर वाला चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि भाई यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो डेंसिटी फंक्शन ऑफ आर है वो टोटल चार्ज जीरो है। तो टोटल चार्ज को जीरो बनाने के लिए कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रहेंगे, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है, बाहर वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो अपने पास यहां पर क्या होगा, देखो मैंने कहा अंदर नेगेटिव चार्ज मान लिया मैंने ऐसे, बाहर मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया ऐसे। टोटल चार्ज यहां पर क्या है, जीरो दे रखा है। तो टोटल चार्ज जीरो दे रखा है तो डायरेक्टली तुम कह सकते हो मोनोपोल मूवमेंट तो जीरो होगी सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज ही जीरो है, राइट। उसके बाद डायपोल मूवमेंट की बारी आई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऐसे बना लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है हमारी डायपोल मूवमेंट, कहां से कहां जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। ठीक है, तो गाइज अब रेडियल सिमेट्री तो है ही हमारे पास, ठीक है, थीटा फाई की डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो यानी कि पूरे के ऊपर आर के ऊपर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पूरे के पूरे आर के ऊपर क्या रहेगा, चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो अपने पास यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है ना, हर डायरेक्शन में बराबर जा रही है, थीटा और फाई की डिपेंडेंसी है ही नहीं ना भाई, थीटा फाई की डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो हर डायरेक्शन में क्या जाएगी, एक जैसी जा रही होगी, हर डायरेक्शन में एक जैसे जा रही होगी। इसका मतलब क्या है, आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे आपस में, वेक्टर सम जीरो आ जाएगा। भाई स्केलर थोड़ी है डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर एक इस तरफ है एक ऐसी इस तरफ है तो आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ओवरऑल जो आएगी वो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट भी यहाँ पर क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि कैंसिल आउट कर जाएंगे अपने पास, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही मानो, तुम ऐसे मान सकते हो कि बीच पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो गया कुछ रीजन में, फिर नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो गया, कैसे भी सोच लो इस चीज को, हर बार तुम्हें दिखेगा कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है ना वो वेक्टरली कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो जो नेट डायपोल मोमेंट आएगी सिस्टम की वो क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर मेरे पास क्या है, डेंसिटी आर का फंक्शन है और टोटल चार्ज जीरो है, तो अपने पास वो क्या है, यानी है डायपोल मोमेंट जीरो, यानी तो मोनोपोल मूवमेंट भी जीरो होगी, डायपोल मूवमेंट भी जीरो होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पर ऑप्शन बी, कि मोनोपोल भी जीरो है डायपोल भी जीरो है, दोनों की दोनों जीरो है हमारे पास यहाँ पर। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया करेक्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये था गाइस आईएससी का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी, है ना। अब मूव करते हैं गाइस, यहाँ तो मैंने जस्ट बात कर ली वैसे ही कि अपने पास जीरो होगी, लेकिन अगर लेट से मेरे को एक चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, एक मेरे पास कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज डेंसिटी मेरे को गिवन है, तो उसकी डायपोल मोमेंट कैसे निकाली जाएगी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप फिर शुरू करते हैं कि डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है फॉर द कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम। ठीक है, आओ चलते हैं पीछे दोबारा से। और गाइस जो ये ओरिजिन वाला है ना, तो ये हमने किया है यहाँ पर, मैंने बताया तुम्हें कि ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तब सम ऑफ चार्जेस का जीरो। तो ऐसे में हो सकता है कि तुम्हें चार्जेस का ना कुछ बेकार सा वो दे रखा ओरिजिन पहले,
ठीक है, और वहां से तुम्हें कैलकुलेट करना हो डायपोल मोमेंट, तो तुम अपनी मर्जी से ओरिजिन को ऐसा पॉइंट चूज कर सकते हो जहां से कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, यानी कि जहां से तुम पोजीशन वेक्टर को आराम से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में भी हम जो टीएफआर वाला क्वेश्चन देखा था उसमें एक्स वाई पॉइंट था, तो वहां से अगर तुम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते तो बहुत टाइम लग जाता क्वेश्चन करने में, राइट। तो इससे अच्छा क्या है कि ओरिजिन हमने उन दो चार्जेस के सेंटर में ले लिया और वहां से हमने रिजल्ट लिख दिया 2QA, राइट। तो हमेशा ओरिजिन को ऐसा पॉइंट मानना है जहां पर मेरे पास क्या हो, कैलकुलेशन आसान पड़ रही है, यानी कि जहां से पोजीशन वेक्टर को मानना आसान पड़ रहा हो। ठीक है, तो इस चीज का प्लीज यहां पर ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सम ऑफ चार्जेस 0 दे रखा है तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां पर ओरिजिन को ऐसे पॉइंट के ऊपर मान लेना है जहां से कैलकुलेशंस क्या हो रही है तुम्हारे लिए आसान हो रही हो। ठीक है, ओके, तो आओ अभी मूव करते हैं आगे। तो गैस कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो देखो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, डायपोल मोमेंट फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम, फॉर कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम, कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम। तो इसके लिए गाइस हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आर वेक्टर साथ में डी क्यू, दैट्स इट, हो गया काम। ठीक है, जैसे वहां पर क्या था, समीशन था ना, समीशन आर आई क्यू आई, राइट। तो यहाँ पर क्या है, समीशन पोजीशन वेक्टर और साथ में डी क्यू, राइट। कि हमारे पास लेट्स से कि ये मैं कुछ कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट मान लो, ये मेरे पास यहाँ पर रैंडम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी मेरे को क्या करनी है, डायपोल मोमेंट निकालनी है। तो एक छोटा सा चार्ज मैं लूंगा ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास डी क्यू चार्ज होगा। अब ये मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं पोजीशन वेक्टर बना लूंगा ऐसे, राइट। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर रहा, चार्ज वो डी क्यू है, और मैं उसको इंटीग्रेट करवा लूंगा ऐसे, और मेरे पास क्या आ जाएगी, डायपोल मोमेंट आ जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, डायपोल मोमेंट मेरे पास ऐसे आ जाएगी। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज वैलिड रहेगी कि अगर टोटल चार्ज 0 होता है तुम्हारे पास, तो उस केस में तुम फ्री हो अपना ओरिजिन मानने में। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज नॉट इक्वल टू 0 है तो जो पॉइंट दे रखा है उसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से इंडिपेंडेंट तब भी है तब टोटल चार्ज 0 है। अगर टोटल चार्ज 0 नहीं होता है तो उस केस में जो तुम्हें दे रखा होगा ना पॉइंट, उसी पॉइंट को कंसिडर करोगे। ठीक है, किसी और पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशंस फिर नहीं कर सकते हो तुम लोग, राइट। मोनोपोल जस्ट तुम्हारा चार्ज है, सम ऑफ चार्जेस, और कुछ नहीं है। ठीक है, समीशन ऑफ चार्जेस वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ चार्जेस 0 है, टोटल चार्ज जो है। ठीक है, तो जस्ट तुम्हें टोटल चार्ज निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ओके, तो आओ गाइस फिर क्वेश्चन करते हैं अभी हम इसी के ऊपर कि कैसे एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए डायपोल मोमेंट को सोल्व किया जाता है। अगेन गाइस देखो, जो कैलकुलेशन का तरीका है वो नहीं बदलेगा, बस फॉर्मूला बदला है क्योंकि हम एक नई चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, वो कि अगर एक बार इंटीग्रेशन आती है ना, फिर दूसरी टाइप करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करनी नहीं आती ना तो दिक्कत की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार तुम्हें इंटीग्रेशन करनी आती है, वेक्टर इंटीग्रेशन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन गाइस इसके ऊपर सीधा सीधे बनते हैं। ठीक है, जहां पर हमें पेन उठाने की नीड नहीं पड़ती, जस्ट देख के हम बता देते हैं कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ उस तरह के ही क्वेश्चन में यहाँ पर अभी आंसर करने वाला हूँ। देखो अपने पास क्या सीन है, अगर मेरे पास क्या हो, चार्ज नॉन जीरो, ठीक है, चार्ज क्या हो, नॉन जीरो हो, अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे डिफाइन होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख रहा हूँ, तो आर स्क्वायर की होती है ऐसे। पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, 1/r होता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास क्या, तब मेरे पास चार्ज नॉन जीरो। अब हो सकता है कि चार्ज तुम्हारा जीरो हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे पास डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तब क्या होगा, तब गाइस तुम्हारे पास क्या होगा ना, तब तुम्हारे पास ये 1/r⁻³ चला जाएगा। ठीक है, और ये चला जाएगा 1/r²। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास चार्ज भी जीरो हो जाए, तुम्हारे पास डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाए, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1/r⁴, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी 1/r⁴ के साथ वेरी, और जो पोटेंशियल होगा वो 1/r3। तो डायरेक्टली गाइस ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए सीधे सीधे। ठीक है, अब इसको तो हम देख भी लेंगे, निकालेंगे भी इस वाले को तो। ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, इधर चार्ज नॉट इक्वल टू 0 है, इधर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इधर हमारे पास क्या है, डायपोल मोमेंट भी 0 है, टोटल चार्ज भी 0 है। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर 1/r⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, 1/r³ क्या रहेगी, पोटेंशियल रहेगी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली सीधा सीधा रिजल्ट्स है। हो सकता है कि ऑप्शंस में हर एक में पावर का डिफरेंस हो, ठीक है। ऑप्शंस में तुम्हें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए और हर ऑप्शन में तुम्हारा पावर का फर्क हो, तो वहां पर सोल्व करने की नीड नहीं होती है। वहां पर जस्ट ये देखने की नीड होती है कि हमारे पास चार्ज क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, वो आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट्स से कि मेरे पास ये सिस्टम दे रखा है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ठीक है। सम पॉइंट है इधर, ठीक है। मेरे को बताना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्या वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, क्या वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, क्या वो ऑप्शन 1/r⁵ है, क्या वो वहां पर 1/r⁵ है, 1/r⁴ है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन डिजाइन है। तो यहां पर मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरे पास यहां पर इसका टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या दिखाई दे रहा है, इसका टोटल चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका 0 है, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। यहां पर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल आउट, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल आउट, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। थोड़ी देर पहले इसको करके भी दिखाया था मैथमेटिकली, ठीक है। पेजेस ज्वाइन करो पीछे, थोड़ी देर पहले सेम सिस्टम के लिए डायपोल मोमेंट निकाली हम लोगों ने। तो अपने पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट और मोनोपोल दोनों के दोनों क्या है, 0 है। तो अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, r⁴ के साथ आएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पहले तुम्हारे TIFR के अंदर भी आ रखे हैं, जैम के अंदर भी आ रखे हैं, ठीक है। तो अपने पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जस्ट हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 है कि चार्ज 0 है कि दोनों ही 0 है, बस वो चीजें देखनी है। वहां वो चीज देख करके हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे पास क्या आंसर हो रहा होगा, इसका किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी अच्छे से। अब देखो गाइस, आगे की बात करेंगे। अब गाइस जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं ना, वो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड की कैलकुलेशंस करने वाले हैं चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो आओ देखो करते हैं पहले, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जैम के अंदर, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आओ देखो पहले हम करते हैं क्या, इलेक्ट पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। मेरे पास लेट्स से गाइस क्या है, एक मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एक मेरे पास यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। सम पॉइंट है मेरे पास, ऐसे मेरे को क्या निकालना है, वहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका लेट से यहाँ पर इसको r+ मान लो, इसको मान लो यहाँ पर कि r नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज का r नेगेटिव और इस पॉजिटिव वाले का प्लस का, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी गाइस वो तुम्हारे पास ऐसी होगी, KQ/r+ करोगे, उसके बाद फिर प्लस k, मतलब माइनस कर लो इस चीज को, साथ में r नेगेटिव। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये आएगा, ठीक है। और फिर ये वाला तुम्हारे पास एक r है यहाँ पर, क्या है तुम्हारे पास, ये r है तुम्हारे पास, और इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर 2a है। क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर डिस्टेंस, 2a है। यानी कि ये तुम्हारा यहाँ पर ओरिजिन है इधर, राइट। ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास -a0 है, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास a0 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, से। तो अगर अब तुम यहाँ पर निकालते हो, ठीक है, क्या निकालते हो, इसको सोल्व करवाते हो, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास, एक काम करोगे ऐसे, यहाँ पर ना रिजल्ट सही नहीं आएगा, दिक्कत कर जाएगा थोड़ी सी, थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्म बदल रहा हूँ, इधर ना -q चार्ज कर लो, इधर +q चार्ज कर लो। क्योंकि एक्चुअली में ना करना क्या होता है ना, हमें r कैप और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल की नीड होती है, ठीक है। तो एंगल ये वाला रहना तो ज्यादा बेटर है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो एंगल ये वाला आ रहा हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ऐसे ले रहा हूँ डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज किया है, तो इसको यहाँ पर r नेगेटिव कर लो अभी, और इसको r पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो हल्का सा चेंज कर लो यहाँ पर, तो फिर आगे तक कंफ्यूज रहोगे, तो इससे अच्छा कि यहीं पे चेंज कर लो इनको। यहाँ पर -q है, +q है, करने को वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये कि फिर एंगल वहां पर फिर ये कंसिडर करना पड़ता है, फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है बेफालतू की, ठीक है। तो एंगल को यहाँ पर +x के साथ ही मेजर कर रहे हैं अभी हम लोग, राइट। और जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, कि मेरे पास डायपोल मोमेंट ऐसे है ये, ठीक है। जो मेन चीज है उसको पकड़ना है यहाँ पर, मेन चीजों को,
क्वेश्चन करने में यही मेन चीजें काम आएंगी, ठीक है। और आर कैप की डायरेक्शन ये वाली है ऐसे, ठीक है, और इनके बीच का एंगल ये मैं बोल रहा हूँ थीटा, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास है, और अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये गाइस इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करने पर आएगा, अभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन तभी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो ये रिजल्ट यहां से निकल करके आ रहा होगा हमारा। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। और इसकी गाइस तुम यहाँ पर फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पी वेक्टर ये रहा, आर कैप ये रहा, इनके बीच की डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो कोस थीटा था डॉट प्रोडक्ट, भाई जो पी डॉट आर है मैं उसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, पी डॉट आर कैप क्या होगा, क्या ये पी कोस थीटा नहीं होगा? एग्री करते हो? तो बस वही चीज है, ठीक है, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड तो अपने पास 1 है ना भाई, यूनिट वेक्टर है वो, तो यूनिट वेक्टर तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो वही किया गया है, पी साथ में आर कोस थीटा, आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो P cos थीटा को लिख दिया गया यहाँ पर P वेक्टर डॉट आर कैप। तो ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कहां से, इधर से आएगा, ठीक है। जो R है वो क्या है, यहाँ मिडिल से डिस्टेंस है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या जाएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर जो वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लो है ना वो लगाना है, यहाँ पर ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन का यूज करना है, एक बार इधर एक बार इसके लिए, वहां से आर प्लस निकालोगे आर के टर्म्स में, आर नेगेटिव निकालोगे आर के टर्म्स में, आसान सा काम है, 2 मिनट का काम है, सिंपल सा काम करोगे, ठीक है, और फिर ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पहले नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मुले को यहाँ पर मेमोराइज कर लो, एग्जाम में भी तुम फॉर्मुला यूज करोगे सीधा सीधा, ठीक है। बाकी स्टेप्स मैंने बता दिए, करना चाहता है कोई तो कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर क्या लगाना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल है केपी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लेना। अब गाइस अगर मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल मेरे पास है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। यस, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, तो यहाँ पर जस्ट ग्रेडियंट निकाल लेंगे इसका, और मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट्स ऑल, सिंपल सा काम है, ठीक है। और तब मैं ये करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा मैं वो लिख देता हूँ डायरेक्टली, बाकी तुम ग्रेडियंट निकाल सकते हो, 2 स्टेप का ही काम है, निकाल दूंगा इसमें, तो गैस क्या निकाल ही लेते हैं इसको। अपने पास को क्या काम है, जो यहाँ पर पोटेंशियल है, ये तुम्हारा आर का फंक्शन भी थीटा का फंक्शन भी है, जो पोटेंशियल है वो क्या है तुम्हारे पास, के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या है तुम्हारे पास, ग्रेडियंट है। सबसे पहले एक बात गैस कर मैं इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास एक बार यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर तुम गलती ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर क्या होगा, ग्रेडियंट यूज होगा, क्या होगा, ग्रेडियंट यूज होगा। तो ग्रेडियंट क्या होता है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है कि भूल गए? ठीक है, तो जस्ट ये काम हमें करना है, तो इसके अंदर फाइव की तो डिपेंडेंसी है नहीं, तो 0 हो जाएगा, बचे ये दोनों, तो यहां से दोनों रिजल्ट निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो डाल लो वहां पर और निकाल लो इस चीज को, तो अपने पास देखो क्या आएगा, आर कैप आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे उसको तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, के पी डिवाइड, मतलब के पी तो बाहर है, के पी को पहले लिख लो, तो उसके बाद अपने पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड बाय आर क्यूब बन जाएगा ऐसे, और एक -2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, और एक नेगेटिव साइन गाइस इसके आगे भी आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ ना, नेगेटिव लगा लो बाहर ऐसे, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना बाद में, साथ में यहाँ पर आर कैप आएगा प्लस में थीटा कैप डिवाइड बाय आर ऐसे, है ना। काम करता हूँ इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखो थीटा कैप बाय आर आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, तो केपी बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर आएगा एज इट इज, ठीक है। साथ में अपने पास क्या कोस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो उसका आ गया माइनस साइन थीटा ऐसे, राइट। तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो केपी बाहर रह गया, आर क्यूब को बाहर निकाल लो, केपी बाय आर क्यूब आ गया,
2 cos थीटा आर कैप प्लस में साइन थीटा में थीटा कैप। तो गाइज ये रिजल्ट याद होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी नीड पड़ सकती है एग्जाम के अंदर। तो ये अपने पास है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर द डायपोल, ठीक है। तो जस्ट ये अपने पास, राइट। तो अगर लेट्स से कि एग्जाम में भूल भी जाते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो डायपोल का तो याद होना चाहिए फिर, ठीक है। अगर डायपोल का भी भूल जाओ भाई, फिर डेरिवेशन कर लेना बैठ करके, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लेना और निकाल लेना, राइट। तो ये अपने पास रिजल्ट्स हैं। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। अब गाइस इसकी एक फॉर्म और भी है, इसकी फॉर्म में वो लिख देता हूँ, ठीक है, उसको भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या है, के पी बाई आर क्यूब, सॉरी पी को अंदर लेके जाते हैं इस फॉर्म में, यहाँ अंदर लेके जाते हैं, पी बाई आर क्यूब, साथ में आएगा अपने पास 3 पी वेक्टर डॉट आर कैप, साथ में आर कैप माइनस में पी वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। हल्के से चेंजेस करने पर ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कोस थीटा था अपने पास यहाँ पर, तो यहाँ पर पी डॉट आर आ चुका है, तो पहले भी किया था पीछे भी, है ना। तो बस ये वही काम है, पी को अंदर लेके जाओगे, पी कोस थीटा को लिख दोगे पी डॉट आर कैप, और साथ में वाला आर कैप एज इट इज का एज इट इज, ठीक है। और फिर पी साइन थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पी वेक्टर बना देगा अपने पास ये, राइट। और वो अपने पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर है सारा का सारा, मतलब कि सॉरी, तुम्हें यहाँ पर ना साइन थीटा को चेंज करवाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा, साइन थीटा को यहाँ पर चेंज करवा के तब ये रिजल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। और डायरेक्टली नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा करके आएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी, घुमा फिरा करके मतलब ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं, हल्का से आ जाएगा, करके दिखाऊंगा अभी, आओ देखो देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पर देखो क्या है, 2 cos थीटा अंदर, पहली चीज तुम्हें फॉर्मूले के अंदर क्या दिखाई दे रही है, इधर 3 दिखाई दे रहा है ना, तो यानी कि एक प्लस हुआ होगा, एक माइनस हुआ होगा, है ना। तो एक प्लस करा दो, एक माइनस करा दो, प्लस करवाया वो तो इसके अंदर ऐड करवा दिया, 3 cos थीटा आ गया, 3 cos थीटा आर कैप, साथ में एक माइनस आया होगा, माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास ही जाना पड़ेगा माइनस वाले को, है ना। तो अब अपने पास क्या है, माइनस कोस थीटा माइनस पी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, उसको चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये पी है ना, होल्ड ऑन गाइस, पी वेक्टर अपने पास क्या है यहाँ पर, पी वेक्टर अपने पास ये वाला है ना यहाँ पर, तो जस्ट आई कैप में अपने पास यहाँ पर, ओके। देखो गाइस क्या सीन है, पी वेक्टर मेरे पास यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। आर कैप ये रहा, तो थीटा कैप कहां पर होगा, इधर होगा, तो इधर क्या आएगा, माइनस थीटा कैप आएगा, ये वाला डायरेक्शन मेरे पास माइनस थीटा कैप, जो अभी मैंने यहाँ पर बनाई इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो डायरेक्शन है ना मेरे पास ये वाली, ये मेरे पास है माइनस थीटा कैप, क्या ये मेरे पास माइनस थीटा कैप है, ठीक है। तो ये है माइनस थीटा कैप डायरेक्शन हमारे पास। तो जो पी वेक्टर है वो आर कैप और माइनस थीटा कैप से बनी है, ठीक है, आर कैप और माइनस थीटा कैप से बनी है ना। तो अपने पास कोस थीटा आर कैप, पी वेक्टर को डिफाइन करो यहाँ पर, पी कोस थीटा आर कैप, है ना, साथ में पी साइन थीटा थीटा कैप, माइनस में पी साइन थीटा थीटा कैप। तो ये अपने पास बना है यहाँ पर पी वेक्टर, है कि नहीं, ये बना अपने पास यहाँ पर पी वेक्टर, ओके। अब इस चीज का यूज किया जाएगा इधर, यहाँ पर देखो एक था प्लस करवाया था और एक माइनस वाला बचा हुआ था, तो माइनस कोस थीटा आएगा ऐसे, माइनस कोस थीटा आर कैप में पी भी मल्टीप्लाई में होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि पी हमने यहाँ पर भी लेके आया ना, इस इधर भी 3 पी कोस थीटा ऐसे, राइट, पी कोस थीटा आर कैप, और फिर यहाँ पर पी साइन थीटा थीटा कैप प्लस में पी साइन थीटा थीटा कैप ऐसे, राइट। और इस ब्रैकेट के अंदर लेके गए हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तुमने यहाँ पर बाहर मतलब कि देखो यहाँ पॉजिटिव साइन था ना, एक नेगेटिव तुमने यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आना पड़ेगा ताकि ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब जो अंदर टर्म बनी है पी कोस थीटा आर कैप माइनस पी साइन थीटा थीटा कैप, क्या ये पी कैप नहीं बन गया, मतलब पी वेक्टर नहीं बन गया, देखो पीछे पी वेक्टर यही तो था, पी कोस थीटा आर कैप माइनस पी साइन थीटा थीटा कैप, तो यही अपने पास यहाँ पर पी वेक्टर बन चुका है। तो 3 पी कोस थीटा को लिखा पी वेक्टर डॉट आर कैप माइनस पी वेक्टर, दैट्स ऑल। तो यही चीज अपने पास यहाँ पर, तो हल्के फुल्के चेंजेस से ये रिजल्ट आ गया। तो दूसरा रिजल्ट ये अपने पास है, ठीक है, हल्का फुल्का चेंज करवाया है ना। अब ऐसे एक रिजल्ट और भी है जो कि मैग्नीट्यूड निकालने में काम आ सकता है सीधा सीधा, ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आर कैप है, यहाँ पर आर कैप है। और दूसरी चीज गाइस यहाँ पर आर कैप और थीटा कैप की भी नीड पड़ सकती है, उसको भी लिख लो यहाँ पर, आधे इन्हीं को भूलते रहते हैं बार बार, पता नहीं कोर्स के अंदर कितनी बार आ चुकी है वाली चीजें, और फिर भी इन्हीं में गलती होती है।
ठीक है, तो ये होता है मेरे पास आर कैप और थीटा कैप, इनको भी प्लीज लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, नहीं तो कहीं और काम आएगी, वेक्टर्स के अंदर काम आती है, मैकेनिक्स के अंदर काम आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बार बार काम आती है चीज। ठीक है, आर कैप थीटा कैप। ठीक है, तो लिख लेना इनको भी। राइट, अब ये कब काम आएगी, तब तुम्हें यहाँ पर जो फील्ड निकालने के लिए बोला जाए वो आई और जे की टर्म्स में गिवन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आर कैप और थीटा कैप को क्या करा लोगे, जस्ट रिप्लेस करा लोगे, दैट्स इट, हो गया काम, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं इस स्लाइड के ऊपर वो सारे के सारे सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, अब गैस एक एक्सप्रेशन बचा है हमारा, वो है मैग्नीट्यूड का, उसको भी लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या होता है, वो होता है केपी बाई आर क्यूब, साथ में होता है मेरे पास √3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, अब जो पीछे है ना, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, वहां से ही निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना तो सबको आता है, मैग्नीट्यूड लोगे तो वहां से अपने पास ही आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, अब गाइस इसके बाद अगली चीज है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो आप फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं एक्सप्रेशन उनके। पहले तो ये समझ लो कि लाइंस होती क्या है। तो वैसे देखो, ये अपने पास यहाँ पर एक डायपोल है, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या डायपोल मूवमेंट है कैसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायपोल जो है ना, इसकी जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है, ये क्या है, एक्सियल लाइन है। ये क्या है, एक्सियल लाइन है। और जो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये वाली, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो एक जर्नल पॉइंट के लिए निकाला है। ठीक है, इसका डिस्टेंस r है, एंगल थीटा है, हमने अभी ये निकाला है। राइट, हमने अभी ये निकाला है। तो अगर मेरे को एक एक्सियल लाइन के पॉइंट के ऊपर निकालना होगा, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे कि ई एक्सियल जो होगा वो क्या होगा, थीटा 0 के लिए हो जाएगा। तो थीटा 0, देखो यार, थीटा को 0 करो, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म नॉन 0 हो जाएगी, है ना। तो यहां पर लिख लो इसको, क्या आ जाएगा, केपी बाई आर क्यूब, एक्सियल लाइन के ऊपर आर कैप है, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, वही तो एक्सियल लाइन की डायरेक्शन है ना, आर कैप उसी डायरेक्शन में हुआ। एग्री करते हो, तो इसको हटाओ, डायरेक्टली यहां पर क्या कह सकते हो, थीटा तुम्हारे पास 0, इसको हटाओ, cos थीटा 1 हो जाएगा, और यहां पर तुम पी वेक्टर ऐसे लगा सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kp बाई आर क्यूब। राइट, अब गैस एक चीज के ऊपर और ध्यान देना है, यहाँ पर ये निकाला मैंने इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर इस बार जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, डायपोल मोमेंट तो इधर रही, ये अपने पास इधर को जा रहा है। राइट, तो अपने पास जो थीटा था वो क्या था, वो एंगल था किसके बीच में, डायपोल मोमेंट के बीच में और इस लाइन के बीच में। राइट, तो वो वाला पॉइंट तो यहां पर आ गया, तो वो लाइन यहां पर आ गई, तो P उधर है और ये आर कैप इधर है, तो अपने पास एंगल कितना हो जाएगा वहां पर, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो कोस 180 पुट करोगे फिर वहां पर, तो कोस 180 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1। ओके नाइस, तो आएगा वहां पर -1। तो यहां पर जो अपने पास है ना, कोस थीटा -1 आ जाएगा, और डायपोल मोमेंट अपने पास +P में है। होल्ड ऑन, एक मिनट रुकना गाइस, होल्ड ऑन, ये तो हमेशा पैरेलल रहती है ना इसके। मैं कहाँ गलत सोच रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। अपने पास ये पॉइंट था, डेवलपमेंट पहले ऐसे थी इस तरफ, है ना, ऐसे,
तो अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ये ना। ऐसे ही अपने पास अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर अपने पास जो होगा ये ऐसे आएगा, ऐसे नहीं। तो डायपोल मोमेंट इधर को, थीटा है इधर को, तो अपने पास ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 180 होता है -1, तो अपने पास वहाँ पर -1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम कंसेप्ट वैसे जाएं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर है और इसके पास है नेगेटिव चार्ज के, तो अगर नेगेटिव चार्ज के पास है तो अपनी तरफ ही तो फील्ड लेगा ना। ये तो आनी तो चाहिए थी इसकी प्लस एक्स डायरेक्शन, नहीं माइनस कहाँ से आ रही। 2 kp कोस थीटा साथ में r3, और फील्ड जो आएगी वो कैसे आ रही थी वो पीछे, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। अपने पास यहाँ पर 2 कोस थीटा था, r कैप था, है ना, ये r कैप था अपने पास कोस। अब इसमें मैं काफ़ी ना इतने सिली मिस्टेक कर रहा हूँ ना जो मेरे को दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। अपने पास है इधर ये वाला पॉइंट, तो एक रीज़न से तो एक्सप्लेन हो रहा है सीधा सीधा, लेकिन इस मेथड में इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, माइनस क्यू के पास है ना, तो ये वाला ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, तो अपने पास इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, इसका इफेक्ट यहाँ पर कम आएगा, राइट। और उसकी फील्ड थी ऐसे, तो जो नेट फील्ड बचेगी वो इसी तरफ बचेगी। तो फोर श्योर है कि प्लस डायरेक्शन में जाएगी, और प्लस डायरेक्शन में जाएगी तो पी कैप के अलोंग जाएगी वो, यानी कि पी वेक्टर के अलोंग जा रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैं 180 पुट कर रहा हूँ, तो अपने पास ये नेगेटिव आ जा रहा है। हम्म क्या है? कोई कुछ कह सकता है यहाँ पे मैं क्या मिस कर रहा हूँ? तो फॉर्मूले में +1 सर, तब आर कैप भी चेंज होगा। आर कैप में कोस पाइक है पॉजिटिव, नहीं आर कैप में पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव आई कैप आ रहा है ना। पता नहीं क्या चीज़ मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे अभी। 2 kp कोस थीटा डिवाइड बाई r3, कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की कोस पाई हुआ मेरा -1, तो -2 kp कोस, -2 kp बाई r3 बना, -2 kp बाई r3 बना। तो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट आ गई, अपोजिट आनी नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही होता है। आर कैप में कोस पाई है तो पॉजिटिव, तब आर कैप भी चेंज होगा। कोस थीटा इक्वल टू -1 एंड आर कैप इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक बात बताओ मेरे को, एक काम करता हूँ मैं दूसरे फॉर्मूले से देखता हूँ एक बार, इसको छोड़ के मैं अगर इसके ऊपर आ रहा हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3p.r वेक्ट आर कैप है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इस चीज़ को, तो आर कैप जो मेरे पास है वो क्या है, -i कैप है, ठीक है। तो अगर -i कैप मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओवरऑल नेगेटिव बचेगा, ये वाली वैल्यू है ना, नेगेटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि p उधर को है, नेगेटिव इस तरफ है। क्या जा रहा है ये, कभी कभी पता नहीं ऐसा होता है ना कि दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो एक रीजन तो ठीक है कि इसके ये वाला है, लेकिन ये दूसरा रीजन मैथमेटिक्स से नहीं आ रहा है। 2 kp वेक्टर डिवाइड बाई r3।
फील्ड क्यों नहीं जा रही है उस तरफ? अच्छा वैसे देखो मैं गलती कहाँ पर कर रहा था, मैंने यहाँ पर आर कैप तो लिया ही नहीं, सॉरी माय बैड। देखो क्या था फॉर्मूला, जो ई एक्सियल था मेरे पास वो क्या था, पीछे देखो यहाँ पर फॉर्मूला केपी बाय आर क्यूब टू कोसेटा आर कैप था, है ना, केपी बाय आर क्यूब, साथ में क्या था कोसेटा था, साथ में आर कैप था, राइट। आगे वाली टर्म जीरो हो जाएगी साइन वाली, उसको लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, टू केपी बनेगा डिवाइड बाय आर क्यूब बनेगा, ठीक है। साथ में क्या अपने पास यहाँ पर टू कोसेट है। अब थीटा को एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे यहाँ पर पाई पुट करेंगे। तब जीरो पुट कर रहा हूँ तो अपने पास ये वन हो जाएगा, और आर कैप उस केस में क्या है प्लस आई कैप है, ठीक है। तो वहां पर कोई दिक्कत की बात है नहीं, टू कोस टू पी कोसेटा बाय आर क्यूब आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन आई वो उसी के अलोंग आएगी, डायपोल मोमेंट के अलोंग ही आएगी, क्योंकि आर कैप उसी डायरेक्शन में ना। यहाँ पर पी तो जस्ट क्या एक स्केलर है, एक नंबर है यहाँ पर जस्ट, राइट, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है यहाँ पर। तो आर कैप से डायरेक्शन आ रही है, और आर कैप भी क्या है मेरे पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अपने पास ये ऐसा आ गया। अब बात करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो अपने पास पी वेक्टर तो इधर है, आर कैप इधर है, तो यहाँ पर थीटा कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, ठीक है। इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात देखो, जो आर कैप है, आर कैप कहां पर है इधर है ना, तो मैंने आर कैप को मिस किया पहले, ठीक है, मैंने पहले आर कैप को मिस किया। तो जो आर कैप है वो कहां पर है, इधर है, इस डायरेक्शन में ऐसे 180 डिग्री के ऊपर है। कहां पर है 180 डिग्री के ऊपर था, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, आर कैप की वैल्यू हुई माइनस आई कैप। तो यहां पर एक माइनस आई कैप साथ में आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस आया कोस 180 से, एक माइनस आया आर कैप से, क्योंकि यहां पर माइनस आई कैप है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी ध्यान में नहीं आती हैं, ठीक है। आई होप की चीज क्लियर होगी अब दोनों केस में, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एक तो, और साथ में जो आर कैप है वो क्या है माइनस आई कैप है। तो अगर इन दोनों चीजों को कंसिडरेशन में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, एक माइनस वन यहाँ से, एक माइनस वन यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो गैस हमेशा यहाँ पर याद रखना कि अगर मैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी ना वो पैरेलल टू डायपोल मोमेंट रहेगी ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट के ऊपर वो ऑलवेज पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट होगी। इस चीज को याद रख लेना, सीधा सीधा टाइम बचाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। मे बी कि क्वेश्चन जस्ट इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा टाइम बचा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हारे एमएसक्यू के अंदर आते हैं, और एमएसक्यू के अंदर फिर वो पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं करता है, उसके आसपास की चीजों की बात कर रहा होता है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर कभी कभी पूछ सकते हैं कि कॉम्पोनेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, तो अगर उस तरह से क्वेश्चन डिजाइन है तो वहां से तुम इस चीजों का आंसर कर सकते हो, ठीक है। ई एक्सियल क्या होगा ऑलवेज तुम्हारा पैरेलल हो रहा होगा यहाँ, राइट। आई होप की चीज क्लियर होगी। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की जाए, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट ये वाली की बात है, जो इक्वेटोरियल लाइन मैंने यहाँ पर ये बनाई है ना ये वाली, इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर डायरेक्शन के लिए बताऊं तरीका, पॉजिटिव चार्ज ये है, इसकी वजह से ऐसे, नेगेटिव चार्ज ये रहा तो ये यहाँ पर इस तरह आएगा, तो ये इधर गया है, तो ऑलवेज यहाँ पर क्या आएगा अपोजिट टू द, ऑलवेज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। तो इसको लिख लो यहाँ पर, ये क्या होगी हमेशा एंटी पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, ठीक है। ये बात है इसकी, राइट। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 है, राइट, क्या है पाई बाय 2 है। तो यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर है वो क्या हो जाएगी के पी बाय आर क्यूब ऐसे, फिर साइन थीटा वाली टर्म आएगी इस बार तो, है ना। तो इस बार यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, अपने पास सिंपल क्या आएगा यहाँ पर जस्ट इस तरह से आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो माइनस के पी बाय आर क्यूब आ जाएगी इस तरह से ऐसे। तो आई होप कि जो ये चीजें हैं वो यहाँ पर सभी को क्लियर होंगी। तो मैग्नीट्यूड के पी बाय आर क्यूब, डायरेक्शन माइनस पी कैप, सिंपल चीजें हैं। ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मार्क कर लेना, सीधा सीधा काम आएंगे एग्जाम्स के अंदर, पोटेंशियल वाला भी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी, ठीक है। दोनों रिजल्ट सीधा सीधा एग्जाम में काम आ रहे होंगे। अभी क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक।
तो ये हमारे पास यहाँ पर है। आई होप की चीजें जो है यहाँ तक की वो सारी क्लियर। अब देखो गाइस, आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन करें पहले, पहले ये करते हैं। तो कैसे 2016 का क्वेश्चन है और ये एमएसक्यू क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एमएसक्यू क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग प्लेस एज ओरिजिन, p नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन एंड ex ey ez आर द यूनिट वेक्टर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4। पोटेंशियल फॉल्स एज 1/r² वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये पॉइंट है एक हमारे पास। सेकंड ऑप्शन है अ स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजिंग द ओरिजिन इज 0। फोर्थ ऑप्शन है रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गाइस यहाँ पर ये ऑफ पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ये गाइस हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करो एक बार, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना चीजों के ऊपर तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पेन उठाने की नीड नहीं है, जस्ट सोच के आंसर कर सकते हो। इधर मोमेंट है, ठीक है, मोमेंटम नहीं है। ACD ACD AC, बाकी बाकियों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ओके, देखो गाइस कैसे करना है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 1/r² पोटेंशियल। अभी हमने देखा KP cos थीटा बाय r² था एक्सप्रेशन, तो हाँ r² से फॉल करता है, ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात की जाए, क्या कह रहा है, स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस होता है? यहाँ पर मान लो -q चार्ज है, ये तुम्हारे पास +q चार्ज है, क्या अगर मैं यहाँ पर बना लूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? नहीं है, राइट। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजिंग द ओरिजिन इज, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट के अबाउट। तो अगर तुम यहाँ पर कैसे स्फीयर बना लो स्फेरिकल सरफेस, दोनों चार्जेस के अंदर एनक्लोज होंगे ना, राइट। तो दोनों चार्जेस के अंदर एनक्लोज है, टोटल चार्ज 0 है, तो क्यू एनक्लोज 0 हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो अपने पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ए और सी क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्स वाई प्लेन। देखो डायपोल मोमेंट हमें जेड डायरेक्शन में दे रखा था ऐसे, एक्स वाई प्लेन कहां पर हुआ, ये वाला हुआ। क्या तुम ये कह सकते हो इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये क्या होगी, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई है ना। तो अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हमें बात करनी है, लेट्स से, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, राइट। अब यहां पर पूछा क्या गया था, देखो रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इक्विलेटरल पॉइंट है, इक्विलेटरल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो रेडियल कंपोनेंट है उसको देखो, यहां पर अपने पास क्या था, 2 cos थीटा था, आर कैप था, ठीक है, साथ में अपने पास साइन थीटा, थीटा कैप था। तो अगर तुम थीटा को क्या पुट करोगे यहां पर, 90 डिग्री होगा ना, आर कैप ये है और पी वेक्टर ये रहा, 90 डिग्री हुआ ना। तो कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है ना, राइट। थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो जीरो आएगा, आर कैप प्लस में साइन थीटा, थीटा कैप। तो अपने पास ये वाला तो नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन जो ये है, जो ये है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर जीरो हो चुका है। तो रेडियल कॉम्पोनेंट ही हमसे पूछा गया था, आगे कॉन्स्टेंट भी है के पी बाई को आर क्यूब, लेकिन वही बात है, उसको देखने का क्या ही फायदा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जीरो आर कैप है, तो जो रेडियल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और यही हमसे पूछा गया है। तो रेडियल कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा मेरे पास ऐसे। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्स वाई प्लेन, दैट्स ऑल। तो ए सी डी हमारे यहाँ पर क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे इस एमएसक्यू के, ठीक है। जैम 2016 का क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, ओके, सिंपल। दो लोगों ने गलत किया है, सब लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। चलो भाई, आई होप कि अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मूव करते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पहले इसको डिस्कस कर लें, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले के ऊपर मूव करेंगे। तो ऐसी है जैम 2017 का क्वेश्चन, अगेन एक एमएसक्यू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ तो भाई क्या लगता है,
तो आओ गाइस देखो कैसे करना है। क्या क्या चीजें हैं? पॉइंट डायपोल ऑफ अ पॉइंट ऑफ डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू पी जेड का। गाइस देखो पॉइंट डायपोल यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है। बेसिकली जो पीछे हमारे जो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के, वो हमारे पास डिफाइन होते हैं डायपोल मोमेंट से काफी ज्यादा दूर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं ये तुम्हारे पास तब आर हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा हो ए के कंपैरिजन में। ए क्या है? तुम्हारा सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो डायपोल है तुम्हारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, उससे काफी ज्यादा दूर वाले पॉइंट के ऊपर डिफाइन होती है पॉइंट। ठीक है, तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कि नहीं तो वो वैलिड नहीं रहता। तुम कहोगे ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ से आई? तब गैस जो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले लिखे थे ना, जहाँ पर हमने कैलकुलेशन स्किप की है, जहाँ पर मैंने कहा था ट्रायंगुलर लगाओगे, वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज की जाती है, तो वो वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो आर काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर वर्ड भी यूज किया गया पॉइंट डायपोल, ताकि वो ए जो है वो काफी ज्यादा छोटा है हमारे पास। ठीक है, तो आर बड़ा है ए के सामने। ठीक है, ऐसा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है एट पॉइंट 0 B 0। पहले तो ये देखो डायपोल मोमेंट कहाँ पर है? पी जेड कैप। तो ये मेरे पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट है पी जेड कैप। पॉइंट कौन सा बोला? 0 B 0 बोला। लेट्स से ये मेरे पास वाई एक्सिस है ऐसे, तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट है 0 B 0। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया अगेन, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर जीरो होती है क्या? नहीं, एंटी पैरेलल होती है। रेडियल कंपोनेंट कह सकते हो तुम जीरो होगा, नो डाउट। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट तुम्हारा 0 B 0 के ऊपर जीरो होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन ओवरऑल फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर होगी। भाई इक्वेटोरियल पॉइंट है ना ये, तो हमारे पास एंटी पैरेलल जाएगी ना, तो यहाँ पर एक माइनस जेड कैप में एक फील्ड होगी। वैल्यू नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, वैल्यू भी लिखना चाहते हो तो लिख लो KP/R3। ठीक है, वैल्यू ये होगी। आर क्या होगा यहाँ पर? ये बी होगा, तो यहाँ पर बी क्यूब कर लो सीधा सीधा जैसे। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो नॉन जीरो फील्ड है यहाँ पर। ये क्या है? नॉन जीरो फील्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 0 B 0 टू 0 B इज। तो वर्क डन की बात की गई है। ठीक है, वर्क डन लास्ट क्लास में मैंने बताया तुम्हें क्या होता है, क्यू इंटू में डेल्टा वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस के अंदर, राइट? तो जस्ट चेंज इन पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर देख लो पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट के ऊपर देख लो पोटेंशियल क्या है, दोनों को सेपरेट करा दो, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करा दो, आ गया वर्क डन। ठीक है, तो आओ देखो कर लेते हैं। 0 B 0 दे रखा है, 0 B 0 दे रखा है एक तो, और दूसरा क्या दे रखा था? 0 0 B। तो पहले इसके ऊपर निकाल लेते हैं 0 B 0 के ऊपर। 0 B 0 क्या निकाल रहे हैं? इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? KP/R² साथ में कोस थीटा। ठीक है, डेवलपमेंट है जेड कैप में। ठीक है, ये पॉइंट है ये वाला, तो एंगल कितना हुआ यहाँ पर? 90 डिग्री एंगल हो गया क्या? डिग्री क्या हो गया? हो गया, तो क्या कर सकते हैं? जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है ना, तो जीरो ही तो आएगा, राइट? तो पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? 0 B 0 आएगा, राइट? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेगा क्या बनेगा? जीरो ही बनेगा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट? या फिर सीधा कह सकते हो थीटा इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर अपने पास उससे भी तुम जीरो कह सकते हो। ठीक है, दोनों रीजन करेक्ट है। उसके बाद हमें निकालना है 0 0 B। 0 0 B कहाँ पर होगा? दैट डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पर है 0 0 B, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर लो इसको 0 0 B इधर। ठीक है, इससे दूर लेना होता है, इधर ले। तो ये क्या बी डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये तो पॉइंट डायपोल था ना, छोटा सा ये तो छोटा सा है ये जो डिस्टेंस है तो छोटा सा डिस्टेंस है ये वाला, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, पॉइंट डायपोल था। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बी के ऊपर हमें निकालना है। यहाँ पर तो बी के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा 0 0 B क्या होगा अपने पास? ये को 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो KP/R² आ जाएगा ऐसे, KP/B² आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वर्क डन की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? Q इंटू में डेल्टा V हो जाएगा, है ना? तो अपने पास आ गया KPQ/B²। ठीक है, ऑप्शन देख लो, यही है क्या? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? KPQ/B², यही तो है, बस यहाँ पर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन सी देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B 0 0 इज। तो B 0 0 अगेन कहां पर हुआ तुम्हारा? XY प्लेन, है ना?
तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन है तुम्हारे पास, है कि नहीं भाई? अगर तुम ये वाला प्लेन बनाओ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर आएगी, ये वाला पॉइंट मान लो ऐसे है, ठीक है? मतलब अंदर मत मानो, थोड़ा सा इसको दूर मान लो ऐसे। तो इस तरह से अपने पास ये है कि नहीं? तो अपने पास यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट आएगा इधर, राइट, एक्स डायरेक्शन पे। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे इस वाले पॉइंट के ऊपर जीरो पोटेंशियल था, सेम वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगेन क्या है, डायपोल के मिड जो प्लेन है, जो यहाँ से प्लेन पास हो रहा है उसके ऊपर लाई कर रहा है, राइट? शाम वाली क्लास के अंदर भी किया था एक क्वेश्चन कि हमारे पास ये वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, जीरो पोटेंशियल का सरफेस होता है। किया था ना, जैम 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है? तो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, राइट? तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, जीरो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एट B00। ये क्या, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। इसके ऊपर भी टिक लगा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट 00B, 00B के ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज प्लेस कर दिया, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इतने। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इतने फोर्स के में, मतलब इतनी फोर्स वो चार्ज फील कर रहा होगा, राइट, ऑन द डायपोल, ठीक है? तो आओ देखो करते हैं। तो जो चार्ज है वो इतनी वो फोर्स लगाएगा डायपोल के ऊपर। तो गैस हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ का, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, मतलब अगर एक सिस्टम है वन और ये टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो टू वन के ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है? बस इक्वल एंड अपोजिट होगी, यानी कि डायरेक्शन नेगेटिव आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है? इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा कि मेरे पास जो चार्ज, जो डायपोल है ना, वो कितनी लगाएगा मेरे पास चार्ज के ऊपर, ठीक है? डायपोल चार्ज के ऊपर कितने लगाएगा मैं वो निकालूंगा, और उससे मैं निकाल लूंगा कि वो चार्ज जो वो डायपोल के ऊपर कितने लगा रहा होगा। मैं निकालूंगा डायपोल चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, और उसकी फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो फोर्स आ जाएगी जो डायपोल के ऊपर लग रही होगी ड्यू टू द चार्ज, ठीक है? तो ये चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, राइट? तो अब जो एफ डायपोल, जो मतलब इसको कैसे लिखूं मैं, डीपी लिख दूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डायपोल, ठीक है? फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डायपोल, इसका मतलब ये है, ठीक है? फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डायपोल, ओके? अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, क्यू इंटू में ई डायपोल ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो चार्ज और ई डायपोल क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 00B पॉइंट है। तो 00B पॉइंट कौन सा, एक्सियल पॉइंट है क्या, कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। तो आएगा 2kp/r³, डायरेक्शन आएगा p वेक्टर के लोग ऐसे। तो ये आ जाएगी मेरे पास क्या यहाँ पर, फोर्स, ठीक है? तो अब निकालना था कि डायपोल के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है ड्यू टू द चार्ज क्यू, फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू द चार्ज क्यू, ठीक है? तो अपने पास क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2kp/r³। तो ये अपने पास हो जाएगी, ठीक है? तो माइनस जेड कैप में जाएगी, क्योंकि पी जो है वो प्लस जेड कैप में है ना, तो ये जो फोर्स है माइनस जेड कैप में आ जाएगी। देख लो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्सप्रेशन दे रखा है क्यूपी, मतलब उन्होंने के, अच्छा ठीक है। तो ये मिसमैच कर रहा है, हमारा तो ट्वाइस आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है यहाँ पर, और इधर क्या आ रहा था अपने पास, इधर कुछ भी नहीं आ रहा, इधर 1 है, राइट? इधर क्या, जस्ट के क्यू पी डिवाइड बाई बी क्यूब है। तो अपना क्या कर रहा है यहाँ पर, रिजल्ट मिसमैच कर रहा है ना? तो अपने पास ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है, दैट्स ऑल। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? तो बस हमने डायपोल की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स निकाली, और वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ का यूज किया, और उससे हमने निकाल लिया कि डायपोल के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है ड्यू टू द चार्ज क्यू, राइट? दैट्स इट, ठीक है? तो ये मेरे पास है यहाँ पर ऐसे। अब क्या करना है, ग्रुप में लिंक सेंड करके, अब तो होगी क्लास खत्म। तो क्लास में था प्रकाश, तो सही की है, PQRS। ओके, तो आओ गाइस फिर करते हैं आगे की बात। कहाँ पर थे हम, ओके? तो गाइस इसके सिर्फ मेरे पास यहाँ पर बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, दैट्स ऑल। ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है? बाकी इनकरेक्ट, दैट्स ऑल, राइट? तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें वो सभी को क्लियर होंगी। अब मूव करते हैं
नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, देखो ये 2021 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखो गाइस हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, four charges are placed very close to each other as shown. The separation between the two charges on the y-axis is a and the separation between the two charges on the x-axis also a. तो गाइस यहाँ पर जो सेपरेशन है ये x-axis के अलोंग और y-डायरेक्शन अलोंग, ये दोनों के क्या दे रखे हैं, a दे रखे हैं हमें, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। अब पूछ रखा है द लीडिंग ऑर्डर, यानी कि नॉन मैचिंग टर्म हमसे यहाँ पर पूछ रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होगी पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। तो गाइस देखो यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले कि यार हमारे पास जो चार्जेस है वो क्या क्या है, काफी ज्यादा क्लोज प्लेस है हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, आर से काफी ज्यादा छोटा है, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि हमें यहाँ पर चार चार्जेस जो दे रखी है इनका जो टोटल सम है चार्जेस का वो क्या है, जीरो है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मोनोपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मोनोपोल मोमेंट जीरो है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल की जो मेन टर्म होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी टर्म होगी, जो लीडिंग टर्म होगी, वो हमारे पास के क्यू बाय आर नहीं होगी, ठीक है। ये टर्म हमारे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि चार्ज जीरो है ना भाई अपने पास, सीधा सीधा तो टर्म क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर जो टर्म आएगी पोटेंशियल की पहली, वो आएगी डायपोल की वजह से, क्योंकि जो सिस्टम हमें दे रखा है, देखो प्लस चार्ज ऊपर है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है ऐसे, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ये क्यू है, ये क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है ना वो इसकी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, केपी कोसेटा बाय आर स्क्वायर से निकल करके आ रही होगी। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल निकल करके आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि चार के चार ऑप्शन के अंदर ना आर स्क्वायर दे रखा है, चार ऑप्शन के अंदर यहाँ पर क्या गिवन है, हमें आर स्क्वायर गिवन है, राइट। ओके नाइस। अब देखो गाइस आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इतना तो हमें पता चला कि इसी ऑर्डर से हमारे पास आ रहा होगा, क्यों आ रहा हो, मोनोपोल जीरो है और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो हमारे पास इसी टर्म की वजह से आएगा। अब गाइस इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ। यहाँ पर एक तरीका है कि तुम यहाँ पर इसकी नेट डायपोल मोमेंट निकाल के कर लो क्वेश्चन को सोल्व, और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें यहाँ पर कि इसको दो डायपोल के अंदर कन्वर्ट करवा ले और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर ले। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड वन है, मेथड वन लेट से मैं यहाँ पर दो अलग अलग डायपोल मान के कर देता हूँ पहले, और फिर मैं दोनों को, और फिर मैं यहाँ पर दोनों डायपोल को एक मर्ज करवा करके एक सिंगल डायपोल बना लूंगा और फिर क्वेश्चन को करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर दो डायपोल के साथ कर रहा हूँ। तो अपने पास यहाँ पर ऐसे बनेगा एक डायपोल नीचे से ऊपर, और दूसरा डायपोल ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अपने पास दूसरा डायपोल बनेगा ऐसे। ये दो डायपोल है हमारे पास, ओके। तो लेट से ये पहला डायपोल है, ये सेकंड डायपोल है। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आर है और ये एंगल जो दे रखा है मेरे को क्या दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है ऐसे। ये क्वेश्चन में गिवन है कैसे सारा डाटा, ठीक है, ये सारा डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, राइट। तो पहले डायपोल के से पोटेंशियल देखो, फॉर्मूला क्या होगा, केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी देखो क्या है, पी रहा ये, ठीक है, आर कैप रहा ये। भाई जो फॉर्म होती है अपने पास पोटेंशियल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पी वेक्टर है वो तो ये रहा, आर कैप ये रहा, तो इनके बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर वो ये वाला है ना 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 पुट करा लो, तो के पी कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा, साथ में कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 पुट करवा लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 1, एक ही आ गया, ठीक है। अब डायपोल 2 की वजह से देखो, डायपोल 2 में हमारे पास आर कैप तो ये रहा ऐसे, ये आर कैप है, राइट, और पी वेक्टर यहाँ पर ये ऐसे है, P2 है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना हो, 90 है, 30 डिग्री है, तो 120 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ पर आएगा अपने पास केपी कोस 120 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो गाइस जस्ट यहाँ पर हमें एंगल देखना है, कौन सा एंगल देखना है, आर कैप और पी वेक्टर के बीच का, डायपोल मोमेंट और आर कैप के बीच में जस्ट एंगल देखना है, और वो एंगल हमें यहाँ पर यूज कर लेना है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, केपी कोस 120 कितना होता है, -½ होता है, तो यहाँ पर -½ पुट कर लेंगे, तो -/2 आर स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा V1, ये रहा V2। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट V एट पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। V1 क्या था, √3/2 था, KP बाय आर स्क्वायर था, साथ में √3/2 था, और यहाँ पर क्या था, -½ था, बाकी चीज तो कॉमन है, बाहर निकाल ली, -½ तो अपने पास आ गया KP
बाय 2r² कॉमन आ चुका है और √3 -1, तो ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर बी पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये तो था इस मेथड 1, ये क्या था मेथड 1। अगर मेथड 2 की बात की जाए, मेथड 2 में मैं क्या करूंगा, दोनों डायपोल को एक साथ मान लूंगा। क्या कर लूंगा, दोनों डायपोल को एक साथ मान लूंगा। मतलब देखो ये मेरे पास यहाँ पर 2 डायपोल है ना, तो इनमें 2 डायपोल ट्रीट करने की जगह पर मैं इसको एज एक डायपोल ही ट्रीट करूंगा। तो पहले मैं इसके यहाँ पर कंबाइंड डायपोल मोमेंट निकाल लेता हूँ कि मेरी नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर पहले मैं पी नेट निकालूंगा और फिर उस पी नेट का यूज करते हुए मैं पोटेंशियल निकालूंगा, दैट्स ऑल। ये मेरा यहाँ पर काम रहने वाला है। ठीक है, तो पी नेट देखो क्या होगा, एक अपने पास डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, तो P1 + P2 करवा लो डायरेक्टली, ऐसे भी करवा सकते हो या फिर इसको ऐसे भी सोल्व करवा सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो 4 तुम्हारे पास चार्जेस है वहां से निकाल लो, या फिर डायरेक्टली P1 वेक्टर + P2 वेक्टर कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो P1 है, पहला डायपोल से ये वाला है, दूसरा डायपोल से ये वाला है, तो जो P1 वेक्टर होगा अपने पास वो क्या होगा, 2 चार्जेस है यहाँ पर चार्ज क्यू था, और सॉरी इधर चार्ज -q था, इधर चार्ज q था, है ना, ऐसा ही था। तो अपने पास इनके बीच का सेपरेशन कितना गिवन था, a था, तो q इंटू में a और डायरेक्शन है -i कैप, तो -i कैप ये होगी। ऐसे जो P2 वेक्टर होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, जो P2 वेक्टर है वो माइनस चार्ज यहाँ पर है और प्लस चार्ज यहाँ ऊपर की तरफ है। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक्चुअली ना ये वाला अपने पास यहाँ पर P1 वाला ये है ना, तो यहाँ पर अपने पास से ऊपर जे कैप में जा रहा है, तो यहाँ पर जे कैप आएगा ऐसे, और P2 वेक्टर अपने पास ये वाला है, तो -q से +q। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डायरेक्शन के साथ आएगा -i कैप, तो q इंटू a साथ में -i कैप। ठीक है, तो ये वाला सेकंड डायपोल बोला था मैंने, तो q इनके बीच का जो सेपरेशन है, चार्ज इंटू सेपरेशन साथ में डायरेक्शन -i कैप। ऐसे इसके अंदर चार्ज q है और सेपरेशन यहाँ पर कितनी है, a है, तो चार्ज इंटू सेपरेशन और डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो ये जस्ट यहाँ पर डायपोल मोमेंट होगी P1, ये डायपोल मोमेंट होगी P2। तो यहाँ पर जो पी नेट आ गया अपने पास वो क्या आ गया चुका है, इन दोनों का सम, तो QA को कॉमन लेंगे, -i कैप + j कैप, ये अपने पास यहाँ पर P वेक्टर बन चुका है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर क्या बन चुका है, P वेक्टर बन चुका है, P नेट। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अगला काम है पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, K P वेक्टर डॉट r कैप डिवाइड बाय r², ऐसे। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है ना। अब मेरे को डायपोल मोमेंट तो पता है, आर कैप नहीं पता। आर कैप क्या होगा, देखो आर कैप क्या होगा, आर कैप क्या है, ये है ना आर कैप, ये वाली डायरेक्शन, ये एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री है, तो क्या मैं आर कैप नहीं निकाल सकता, लगा लो cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा i कैप + sin थीटा j कैप, राइट। तो ये अपने पास हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करा लो थीटा की 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट कराओगे तो क्या आएगा, cos 60 कितना होता है, हाफ i कैप प्लस में sin 60 √3/2 j कैप, तो ये अपने पास आर कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट डॉट प्रोडक्ट ही तो करानी है, तो करा लो यार, इसमें क्या है। तो अब यहाँ पर जस्ट डॉट प्रोडक्ट ही तो करानी है, तो करा लो, इसमें क्या है, तो आओ देखो करते हैं क्या आएगा। के पी वेक्टर क्या है अपने पास, ये रहा, डॉट करवानी है उसके साथ, तो Q इंटू में A आएगा, साथ में -i कैप आएगा, प्लस में j कैप आ जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि यहीं पे कैलकुलेशन हो जाए सारी क्वेश्चन की, तो आगे पीछे करने में यार फिर नोट गलत हो जाता है ना। तो अपने पास यहाँ पर ये आर कैप, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ यहाँ पर थोड़ा अलग करने के लिए, डॉट पुट करा लूंगा किसके साथ, इसके साथ, तो हाफ i कैप प्लस में √3/2 j कैप, ऐसे डॉट पुट कराओ यहाँ पर, तो KQA आएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 2 को तो बाहर कॉमन निकाल लो। ठीक है, 2 को बाहर कॉमन निकाल लो, और कैसे बाय r² भी था, इसको r² लगा लो यहाँ पर ऐसे, तो 2r² ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला i कैप के साथ होगा तो -1, और फिर ये √3 के साथ, तो √3 - 1 ऐसा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ गया। तो गाइस यहाँ पर 2 तरीकों के साथ मैंने क्वेश्चन कर दिया, जैसे तुम्हारा मन करे एग्जाम में करके आने का वैसे तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें एक डायपोल मान के करना है तो वो ये रहा सॉल्यूशन, अगर 2 डायपोल के साथ करना है तो दोनों का अलग अलग निकालोगे पोटेंशियल, फिर उनको ऐड करवा दोगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो नोट कर लो गाइस, अगर इनकेस बचा है तो पॉज करके यहाँ पर वीडियो को, और इस वीडियो के लिए गाइस फिर इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन बाय।